Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 12th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 12 अक्टूबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कैरोलिन आइलैंड्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, प्लस इसके आसपास और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, जो कि हाल ही में कंडक्ट किया गया है। क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू इंडिया दिद्वाना कुचामन सरगोल खातू, ये जो चारों नाम है ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए ग्लेशियर, बी मैंग्रोव एरियाज, सी रामसर साइट या फिर डी सैलिन लेक्स। इसके बारे में सर्च करना, फिर उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में सही आंसर देना। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, नीचे उसको भी देख सकते हो। फिलहाल तो अभी आपको यहाँ पर इसके बारे में सर्च करना है। एक चीज़ और बता दूँ, कुचामन के बारे में हमने पढ़ा था, कब पढ़ा था मैं आपको बता देता हूँ, जाकर आप लोग देख सकते हो एज अ प्रूफ। देखो 26 जनवरी से थोड़ी दिनों पहले, लगभग एक दो दिन पहले, जो आजकल हमारा द हिंदू का थंबनेल होता है ना, इस थंबनेल की मैंने स्टार्टिंग ही करी थी उस समय। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो मेरे ख्याल से 23 जनवरी के आसपास की बात है। तो उस टाइम पर हमने कुचामन के बारे में डिस्कशन किया था, राजस्थान से रिलेटेड एक आर्टिकल था जहाँ पे हमने चर्चा करी थी कुचामन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इसके बारे में ऑब्वियस ही बात है, आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप लोग सर्च करना इसके बारे में। तो मतलब इसके बारे में पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन उससे पहले आज आपका क्या क्या टारगेट होने वाला है, क्या क्या पढ़ने वाले हो, वो सब ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना और याद रहेगा पूरे दिन। साथ ही साथ उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करनी है। आर्टिकल यहाँ पर देख पाओगे, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट क्रिएट हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। देखो रेगुलरली ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। अभी मंडे में भी 4 गन फाइट्स देखने को मिली हैं, उस गन फाइट में 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, प्लस हमारे 5 जवान भी शहीद हुए हैं। हमारे 5 आर्मी पर्सनल, जिसमें से एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर भी थे, यहाँ पर ये शहीद हुए हैं। आप कह सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट माना जा रहा है। और देखो रेगुलरली यहाँ पर देखने को मिलता है, जो हमारी आर्मी है, मंडे में इन्होंने लॉन्च किया था एक कार्डन सर्च ऑपरेशन, और कुछ वहाँ पर गांव है जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पर, और वहीं पर ये एक तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका था। फिर उसके बाद यहीं पर फाइट हुई है, फिर उसके बाद आप कह सकते हो कुछ हमारे जो जवान है वो इंजर्ड हुए, हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर इनकी डेथ हो गई है इंजरीज़ की वजह से। और यहाँ पर जो भी सोल्जर्स हमारे डिसीज़्ड हैं, डिसीज सोल्जर्स जिनकी भी डेथ हुई है, आप देख पाओगे उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हो। अब ये देखो लगातार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस प्रकार की किलिंग्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, कश्मीर वैली के अंदर यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इन्होंने लगभग अभी 2 अल्ट्रास को भी मारा है, मतलब 2 मिलिटेंट्स को भी यहाँ पे जान से मार दिया है। वो जो मिलिटेंट है वो बिलोंग करते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट के। ठीक है, TRF से यहाँ पर ये बिलोंग करने वाले हैं, ये पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा से लिंक्ड यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस फ्रंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी आपको मालूम होगा हाल ही में हमने डिस्कशन किया था, कश्मीर के अंदर बहुत सारी सिविलियन किलिंग्स देखने को मिली थी, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा था। उसके पीछे भी यहाँ पर ये TRF मिलिटेंट थे, तो TRF मिलिटेंट भी मारे गए हैं इस इंसिडेंट के अंदर। आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। ठीक है, और लगातार ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। ये जितनी भी 4 गन फाइट देखने को मिली हैं, ये अलग अलग एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं, अलग अलग यहाँ पर पार्ट्स में देखने को मिले हैं, इसके बारे में भी ध्यान रखना। देखो मतलब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सभी जगह पर आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा आपको ये ऐसे करके इस प्रकार के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। खासकर जो हमारे बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं, खासकर यहाँ पर जो POK वाला एरियाज़ है, उस वाले एरियाज़ में भी बहुत सारे इस प्रकार के इंसिडेंट्स हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल में यही चर्चा हो रही है। एग्जाम के लिए कुछ यहाँ पर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्टिकल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
उसके बाद एक आर्टिकल आता है बराबर में ये वाला, ठीक है। आर्टिकल ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया चाइना के बारे में डिस्कशन हो रहा है और इंडिया चाइना पिछले लगातार 4 दिनों से चर्चा में है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख पाओगे अभी हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में 13वीं कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है। 13वीं यहाँ पर राउंड देखने को मिला है। लगभग आप ये 13वां क्या कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट पिछले साल से शुरू हो चुके थे। आपको मालूम होगा साल 2020 में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इस टाइप पूरा साल निकल गया और इन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट चलता रहा। लद्दाख वाले रीजन में, लाइन ऑफ एक्चुअल वाले कंट्रोल वाले रीजन पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्टैंड ऑफ जारी रहा। आपको मालूम होगा अभी तक यहाँ पर बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर स्टैंड ऑफ जारी है और उन्हीं बीच में यहाँ पर हम लोग अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, अपने यहाँ पर जो भी विवाद चल रहा है उसको उसके अंदर शांति बनाने के लिए कमांडर लेवल की बातचीत होती रही है। अभी आप कह सकते हो पिछले साल से लगभग यहाँ पर ये 13वीं बार बातचीत हुई है, लेकिन 13वीं बार भी जो भी बातचीत हुई है, जो भी कमांडर लेवल का डिस्कशन हुआ, उसमें कोई ऐसा सोल्यूशन निकल कर आया नहीं, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, दोनों ही यहाँ पर ब्लेम कर रहे थे एक दूसरे को। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर चाइना क्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि ये हमारी टेरिटरी के अंदर घुसने की कोशिश करता है और ऑब्वियस ही बात है यही कारण है जिसकी वजह से अभी भी ये डिस्प्यूट क्रिएट हुए हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हो बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ पर चाइना की साइड से दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, इंडियन साइड से बहुत सारे अच्छे सजेशन दिए गए थे कि हम लोग किस प्रकार से अपने जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर शांति बना सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशन दिए गए थे, लेकिन चाइना ने इस चीज़ को एग्री ही नहीं किया। तो आप कह सकते हो इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकल कर आया नहीं है। जो भी बातचीत हुई है इसका रिजल्ट नहीं निकल कर आया। और ये जो बातचीत हुई है ये कहाँ पर हुई थी? मोल्दो पर हुई थी। चाइनीज़ साइड पर एक जगह है मोल्दो, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब चाइनीज़ साइड वाला मोल्दो वाला एरिया है, वहाँ पर ये डिस्कशन हुआ। फोकस ये रखा क्या था कि जो हॉट स्प्रिंग वाला पेट्रोल पॉइंट 15 है, जो हॉट स्प्रिंग वाला एरिया मैंने आप लोगों को कल दिखाया था, तो एलओसी के पास में, एलएसी के पास में आपको एरिया देखने को मिलेगा। तो हॉट स्प्रिंग जिसको हम लोग PP15 बोलते हैं, वहाँ पर एक प्रकार से आपको स्टैंड ऑफ देखने को मिलेगा। चर्चा यही करी गई थी इस मीटिंग के अंदर कि यहाँ से डिसएंगेजमेंट हो जाए, यहाँ से ये जो आर्मीज़ हैं, ये जो चाइनीज़ फोर्सेस हैं प्लस इंडियन फोर्सेस हैं, ये पीछे हट जाएं। लेकिन आप देख पाओगे कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल कर आया है, ठीक है। एक तरीके से प्रॉपर सोल्यूशन जो आना चाहिए था वो एक प्रकार से सोल्यूशन हम लोग को देखने को मिलेगा नहीं, ये इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैप में भी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कौन सी वाली जगह की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इधर अक्साई चीन वाला एरिया हो गया जो कि आज के टाइम पर चाइना के कब्जे में है, और ये हॉट स्प्रिंग वाला एरिया हो गया पेट्रोलिंग पॉइंट 15, इस वाले एरिया को बोला गया है PP15। यहाँ से डिसएंगेजमेंट करने के फोकस किया गया है। जो भी अभी मीटिंग हुई है यहाँ पर चर्चा ये हुई है कि इस वाले एरिया में दोनों कंट्रीज़ की जो भी फोर्सेस हैं वो पीछे पीछे हट जाएँ। ओके उसके बाद बराबर में एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है इंडस्ट्री आज के टाइम पर मांग कर रही है, एक क्लैरिटी की मांग करी जा रही है ऑन स्पेस पॉलिसी। अब ये आर्टिकल क्यों चर्चा में है, देखो इस आर्टिकल को आगे भी डिटेल में कवरेज मिला हुआ है पेज नंबर 8 पर, वहाँ पे तो डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको मालूम होगा कल 11 अक्टूबर था और कल भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन कर दिया है किसका? ISPA का। ISPA मतलब इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ठीक है, ISPA। अब आप कहोगे यहाँ पर स्पेस एसोसिएशन तो P क्यों लगा रखा है? देखो यहाँ पर P इसलिए लगा रखा है ताकि और भी बॉडीज़ के साथ कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ठीक है, ISA, तो सेम हो जाता। इस वजह से यहाँ पर एक छोटा सा नाम P भी लगा दिया है। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन का कल उद्घाटन हो चुका है। एक तरीके से यहाँ पर जो स्पेस सेक्टर है वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड होने वाले हैं और ग्रो होंगे, प्लस और भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स इंडिया के स्पेस सेक्टर में मिलकर काम करेंगे, ये फोकस रखा गया है इसके अंदर। तो आर्टिकल GS पेपर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा कल मैंने डिस्कशन किया था इसके बारे में। जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है आज के टाइम पर एक ऐसी इंडस्ट्री बनेगा जो कि स्पेस और सैटेलाइट के तौर पर काम करेगा, मतलब स्पेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इसरो काम करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन भी काम करेगा। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। अब यहाँ पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से? तो फाउंडिंग मेंबर्स में टाटा ग्रुप भी आता है, टाटा ग्रुप का नेल्को आता है, नेल्को भी आप कह सकते हो आज के टाइम पर सैटेलाइट्स प्रोग्राम वगैरह लॉन्च करता है। भारती एयरटेल आता है, यहाँ पर भारती एयरटेल का भी बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा सैटेलाइट्स वगैरह में। उसके बाद लार्सन एंड टोरबरो आता है, उसके बाद और भी बहुत सारे, मैप माई इंडिया आता है, वन वेब आता है। तो यहाँ पर ये सारे आप देख पाओगे बड़े बड़े फाउंडिंग मेंबर्स हैं इस इंडियन स्पेस एसोसिएशन के। कल जब उद्घाटन हुआ है इंडियन स्पेस एसोसिएशन का, तो ये सारे मेंबर्स भी आपको वहाँ पर
देखने को मिले थे। तो यहाँ पर मेन फोकस रखा जा रहा है कि हम लोग एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर में भी जो स्पेस सेक्टर है हमारा उसको ग्रो करें। आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे, चाहे यूएसए की बात कर लेते हैं, जैसे कि यूएसए के अंदर जो नासा है वो तो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन स्पेस एक्स हो गया, इनको यहाँ पर परमिशन मिली हुई है कि प्राइवेटली अपना काम कर सके। उसके बाद यहाँ पर जेफ बेजोस की कंपनी हो गई ब्लू ओरिजिन। तो आप कह सकते हो कि इन लोगों का अलग अलग मेन फोकस, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी स्पेस इंडस्ट्री को ग्रो कर रखा है। तो इंडिया भी कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेप उठाता हुआ नजर आएगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है इस इंडियन स्पेस एसोसिएशन का। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, स्पेस इंडस्ट्री में काम करेगा और बिल्कुल यहाँ पर इसरो को तो बिल्कुल रिप्लेस नहीं करेगा, इसरो के अंडर में यहाँ पर ये काम किया करेगा इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो और बतानी भूल गया हूँ, लास्ट में एक लाइन है उसको आप लोग ध्यान रखना। इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्री है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन ले लो। यहाँ पर क्या है, भारत का जो टोटल स्पेस इंडस्ट्री है वो लगभग आपको $7 बिलियन तक की देखने को मिलेगी। साल 2019 का डेटा है। आज के टाइम पर जितनी भी हमारे पूरे दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड स्पेस इंडस्ट्री है लगभग $400 बिलियन के आसपास की, उसमें से लगभग इंडिया की जो इंडस्ट्री है वो 2% की। और हमारा टारगेट है कि हम लोग अपनी स्पेस इंडस्ट्री को ग्रो करके 10% तक लेकर जाएं। इस वजह से यहाँ पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये बॉडी भी आ चुकी है अब। ओके, तो इसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया मिल जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट पेज पर एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो, दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरुआत कर दी है कि हम लोग बायो डिकम्पोजर को स्प्रे करेंगे। कहाँ पर? फार्म लैंड्स पर। अब यहाँ पर क्या मकसद है इसका? आपने एक टॉपिक सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, स्टबल बर्निंग करके, ठीक है। जो भी पराली होती है उसको जला दिया जाता है, फिर उससे पोल्यूशन बहुत होता है। ये सारे इंसिडेंट्स हम लोग रेगुलरली देखते हैं, केस कोर्ट में भी जा चुका है, इस टाइप की चीज़ें हम लोग देखते रहते हैं। अब उसी को लेकर चर्चा हो रही है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है, मंडे में इन्होंने शुरुआत कर दी है डिकम्पोजर स्प्रेइंग की। यहाँ पर जो बायो डिकम्पोजर है ये छिड़का जाएगा इनके ऊपर, जो भी हमारी स्टबल है इनके ऊपर बायो डिकम्पोजर छिड़केंगे। इससे क्या होगा, आपको स्टबल जलाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पूरे के पूरे स्टबल है अपने आप में डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे इस बायो डिकम्पोजर की वजह से। तो यहाँ पर जो बायो डिकम्पोजर है बेसिकली एक कैप्सूल है, इसको डेवलप किया है पूसा इंस्टीट्यूट ने। तो पूसा इंस्टीट्यूट ने एक कैप्सूल बनाया है। इस कैप्सूल की मदद से फार्मर्स को एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। यहाँ पर अब ये जो स्टबल बर्निंग वाली सिचुएशन है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि होता क्या था, इसको जलाया जाता था तो इससे बहुत सारी टॉक्सिक हैजार्डस गैसेस निकलती थी जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक थी, एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी खतरनाक थी। क्योंकि अब यहाँ पर विंटर्स आ रहे हैं, ठंडियाँ आ रही हैं, ठंडियों में ही यहाँ पर ये स्टबल बर्निंग की सिचुएशन देखने को मिलती है। फिलहाल अभी इसको अवॉइड किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो स्टबल इनको डिकम्पोज कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग फोकस रखा गया है अभी 4000 एकड़ ज़मीन के ऊपर कि इतने एरियाज़ में अभी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करने वाला है। तो मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जीएस पेपर 3 के अंदर हमारा एनवायरमेंट सेक्शन है, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कल भी चर्चा में था, प्लस उसके बाद ये पिछले साल भी चर्चा में था, क्योंकि पिछले साल ही यहाँ पर जो ये बायो डिकम्पोजर है इसको डेवलप किया गया है, एक सोल्यूशन लेकर आया गया था स्टबल बर्निंग का, और वो सोल्यूशन था पूसा डिकम्पोजर, ठीक है। ये जो डिकम्पोजर है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। ये जो डिकम्पोजर ये कैप्सूल की फॉर्म में है, मैंने आपको बताया ये कैप्सूल की फॉर्म में, इसको फंजाई से निकाला गया है, फंजाई के जो स्ट्रेन्स हैं उसको अलग करके यहाँ पर ये कैप्सूल बनाया गया है। ये क्या करेगा, जो भी पैडी है, जो भी बची कुची हमारी स्टबल होती है, जो पराली होती है, उसके ऊपर यहाँ पर इसका छिड़काव किया जाएगा। अगर उसके ऊपर छिड़काव कर देंगे तो वो जो पराली है वो डिकम्पोज हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, उसको जलाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये प्रोसेस रखा गया है। तो ये एक फ़ायदा है बायो डिकम्पोजर का। ओके, तो ये इसके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बनता कैसे, तो आपको ध्यान रखना है, इसका एक कैप्सूल आता है, मैंने आपको बताया। तो इसमें एक कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है और इस कैप्सूल की वजह से आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा एक सोल्यूशन निकल कर आया है। जो फार्मर है वो एक कैप्सूल से 55 लीटर तक का लिक्विड बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर 4 कैप्सूल से तो 55 लीटर तक का लिक्विड बनाया जा सकता है 4 कैप्सूल से, जैगरी से और थोड़ा सा यहाँ पर चिकपी फ्लावर, जो एक तरीके से चने का आटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के चीज़ें मिलाने के बाद एक मिक्सचर बनता है और उस मिक्सचर को लगभग आप कह सकते हो जो 25 लीटर मिक्सचर है उसका आप यूज़ कर सकते हो 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन के ऊपर। और इतना यूज़ करने के बाद उस एरिया में आप लोग यहाँ पर जो भी ये पैडी है, जो भी ये पराली है, इसको डिकम्पोज कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आपका
क्वेश्चन होगा ये कितने दिन में डिकम्पोज होगा, तो देखो हाथों हाथ डिकम्पोज तो होगा नहीं, डिकम्पोज होने में प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह नहीं हो रहा है, तो डिकम्पोज होने में लगभग 20 दिन लग जाएंगे इस पूरे के पूरे डिकम्पोजिशन को कंप्लीट होने में। और इससे हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा, प्लस जो सॉइल है वो और ज़्यादा फर्टाइल होगी, सॉइल को भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इनफैक्ट हम लोग को इससे उल्टा फ़ायदा ही मिलने वाला है, ठीक है। इससे फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और उससे हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि होता क्या था, जब भी हम लोग स्टबल बर्निंग कर देते थे, मान लो जो बची कुची नीचे यहाँ पर क्रॉप्स बची कुची हैं उनको जला देते थे, इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती थी, सॉइल की जो रिचनेस है वो खत्म हो जाती थी। नाउ अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन आए स्टबल बर्निंग के बारे में तो डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि स्टबल बर्निंग पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में उठने वाला ये एक तरीके से आर्टिकल है। तो यहाँ पर स्टबल बर्निंग के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ आती है तो आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली इसका ज़रूर इस्तेमाल करना कि बायो डिकम्पोजर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, गोदावरी रिवर के बारे में चर्चा हो रही है। गोदावरी रिवर जो बोर्ड है वो मीटिंग करेगा ताकि जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करी जाए। आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल को आप लोग स्किप कर सकते हो। इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए हाईलाइट इसको इसलिए किया है कि हम लोग गोदावरी रिवर के बारे में पढ़ लें। देखो रिवर के बारे में बहुत सारे मतलब जो क्वेश्चन है वो हर साल बनता है। देखो हर साल यहाँ पर रिवर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमारा जीएस पेपर 1 के अंदर सेक्शन आता है ज्योग्राफी का, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्लस उसके बाद प्रीलिम्स में भी काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोदावरी रिवर, मतलब गोदावरी रिवर कह रहा हूँ, रिवर का जो सेक्शन है। ओके, तो हम लोग गोदावरी रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब रिवर चर्चा में है तो ऑब्वियस ही बात है इसके बारे में पढ़ना जरूरी भी है। तो क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर जीएस पेपर 1 के अंदर वाटर रिसोर्सेज है, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गोदावरी रिवर एक लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिण गंगा भी। ओके, गोदावरी रिवर की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर जो नियर नासिक महाराष्ट्र के अंदर है, वहाँ से यहाँ पर गोदावरी रिवर निकलती है, राइज होती है। इसके बारे में ध्यान रखना है। जो लेंथ है लगभग 1465 किलोमीटर्स के आसपास की लेंथ आपको देखने को मिलेगी। ये रिवर यहाँ से राइज होने के बाद जाकर कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ियों में, बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिरती है नदी। तो आपको इसके बारे में समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर रिवर के ओरिजिन के ऊपर अब की बार भी क्वेश्चन आया था और रिवर के ओरिजिन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ से यहाँ पर राइज होकर कहाँ पे जाती है, बे ऑफ बंगाल में ये नदी गिरती है। तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देन उसके बाद और भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें गोदावरी जो बेसिन है ये कहाँ कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से, फिर उसका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी एरियाज़ के साथ साथ कुछ यहाँ पे मध्य प्रदेश के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, कर्नाटका के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वहाँ से यहाँ पर ये रिवर निकलती है। साथ ही साथ इस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग भी पहले क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, फिर से यहाँ पर चांसेस हैं, मतलब सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या क्या है, उसके नीचे आपको नाम दे रखे हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो यहाँ पर आप कर सकते हो ट्रिब्यूटरीज के बारे में ध्यान रखना। गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं प्रवर, पूर्णा, मंजरा, पेंगंगा, वर्धा, वाइंगंगा, प्रणहिता, यहाँ पर उसके बाद इंद्रवती, मनेर, साबरी, ये आपको अलग अलग ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेंगी गोदावरी रिवर की। उसके बाद कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अगर हम बात करें संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुंभ मेला भी आपको गोदावरी रिवर के बैंक पर लगता हुआ नजर आता है। कहाँ पर, नासिक के अंदर, ठीक है, वहाँ पर गोदावरी रिवर के पास में यहाँ पर एक कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला की अदर लोकेशंस भी है, देखो नासिक के साथ साथ उज्जैन में भी लगता है, आपको मालूम होगा, ठीक है, उज्जैन में, लेकिन जो शिप्रा नदी है वहाँ पर लगता है, उसके बैंक्स पर, हरिद्वार पे, गंगा के पास। उसके बाद एक तरीके से और कहाँ पर, प्रयागराज में लगता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान होगा। उसके बाद गोदावरी रिवर डिस्प्यूट भी काफ़ी हद तक चर्चा में रहता है। देखो गोदावरी रिवर के ऊपर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं और इस विवाद में ना बहुत सारे जो राज्य आपस में लड़ते रहते हैं। राज्य कौन कौन से हो गए, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटका। क्यों, कोई ना कोई प्रोजेक्ट बना लेता है और उस प्रोजेक्ट बनाने के बाद पानी को स्टोर कर लेता है, फिर पानी आगे छोड़ता नहीं है, फिर दूसरे स्टेट में सही से पानी नहीं पहुँच पाता है, यही विवाद चलता रहता है। जैसे हमारे और भी वाटर डिस्प्यूट्स में ऐसे ही यहाँ पर टॉपिक कवर करे जाते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये भी वाटर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें गोदावरी रिवर के ऊपर बहुत सारे एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो देखने को मिलते हैं, उनमें से कौन कौन से, एक है पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसके बारे में ध्यान रखना, मैं आपको सिर्फ नाम बता दे रहा हूँ प्रोजेक्ट के। उसके बाद है इचमपल्ली प्रोजेक्ट, ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद श्रीराम सागर प्रोजेक्ट, ये इस रिवर के ऊपर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आज के टाइम पर, जो कि काफ़ी हद तक पॉपुलर है। इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सिलेबस से कहाँ से रिलेट हो सकता है वो भी मैंने आप लोग को समझा दिया। अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो, गोदावरी रिवर की जो मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज पढ़ाई हैं उसकी आज आप लोग ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, ट्रिक बनाकर वो लिख सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, उससे काफ़ी हद तक लोगों की हेल्प हो जाएगी।
नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। अगेन यहाँ पर बात करी गई है यूके यूएस के बारे में, मतलब आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूके आस्क इंडिया टू अपडेट क्लाइमेट गोल्स। यहाँ पर यूके ने बोला इंडिया से कि आप लोग अपने क्लाइमेट गोल्स को अपडेट कर लो। अभी देखो चर्चा क्या हो रही है। जो यूके के प्रेसिडेंट हैं जो यहाँ पर बोरिस जॉनसन, ठीक है, इनका कॉल आया था। आपस में हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुई है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर प्लस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दोनों ने बीच में बातचीत करी है। और बातचीत में यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखा गया। सबसे पहले वैक्सीन सर्टिफिकेशन के ऊपर चर्चा की गई, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर चर्चा की गई। अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में समझाने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत होगी। अफगानिस्तान के अंदर क्या क्राइसिस है वो सब आप लोगों को मालूम ही है एग्जैक्टली, ठीक है। आज के टाइम पर चीज़ें थोड़ी थोड़ी बहुत स्टेबल होती हुई नजर आएंगी, थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो अभी भी बहुत ख़राब है। तो उसको लेकर यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर के बीच में चर्चा हुई है, ये इस आर्टिकल के अंदर समझाया गया। अब एक एक करके हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं। मंडे में यहाँ पर आप कह सकते हो ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। प्लस उसके बाद अभी क्या होने वाला है, कुछ सप्ताहों में एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी। कौन सी मीटिंग होगी? वो होगी COP26 की। तो अभी यहाँ पर कुछ सप्ताहों में एक समिट होने वाला है, क्लाइमेट चेंज समिट COP26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जाएंगी और हमारी इंडिया भी जाएगा, और वहाँ पर डिस्कशन होगा कि किस प्रकार से हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। हमारी जो एक तरीके से पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसके ऊपर एक मीटिंग होगी। यहाँ पर रेगुलरली ये मीटिंग देखने को मिलती है। अब की बार नवंबर में कहाँ पर होगी आपको मालूम होगा, ग्लासगो के अंदर ये मीटिंग देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया इंडिया आज के टाइम पर काफ़ी हद तक अपना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अचीव कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है, प्लस इससे काफ़ी हद तक सारी कंट्रीज मतलब खुश भी हैं। आप कह सकते हो यूके भी काफ़ी हद तक इंस्पायर आपको देखने को मिलेगा इंडिया के ऐसे स्टेप से। इंडिया का गोल और भी आगे बड़ा देखने को मिलेगा, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। जो प्राइम मिनिस्टर जॉनसन है, इन्होंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है इस चीज़ को कि देखो आज के टाइम पर क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग होगी COP26 समिट, वहाँ पर बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो आएंगी, और एक तरीके से उनको यहाँ पर देखा जाएगा अपना जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो उन्होंने कितना अचीव कर रखा है, प्लस उसके बाद आने वाले टाइम पर क्या डिसाइड किया जाता है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि देखो अभी जो पिछली एक तरीके से मीटिंग हुई थी, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का, इंडिया ने भी यहाँ पर नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। इंडिया ने आप कह सकते हो लगभग इंडिया के साथ साथ 193 कंट्रीज़ ने मिलकर NDC को फाइल किया था। ये जो पहली NDC फाइल करी गई थी इन सारी कंट्रीज़ के थ्रू, और उसमें से आप कह सकते हो इंडिया ने अपना पहला नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को साइन किया था या फाइल किया था 2016 में। 2016 में जब इसको फाइल किया था तो इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम साल 2030 तक जो एमिशन लेवल है उसको 33% से कम करेंगे, मतलब जो पोल्यूशन है, जो कार्बन एमिशन है, उसको 33% से कम कर दिया जाएगा, ऐसा इंडिया ने डिसाइड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप आप समझ गए होंगे ये नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो इसको पहली बार फाइल किया गया था भारत के द्वारा साल 2016 में, और भी कंट्रीज़ ने फाइल किया था। नाउ अब यहाँ पर जो मीटिंग होगी COP26 की, वहाँ पर फिर से डिस्कशन होगा, फिर से सब लोग अपना टारगेट रखने वाले हैं। इंडिया फिर से अपना टारगेट बढ़ाने वाला है। यहाँ पर इंडिया ने बोला है हम लोग अपना टारगेट अब की बार लगभग बढ़ाने वाले हैं। हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है वो 2030 तक हम लोग 450 गीगावाट तक की रखने वाले हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के साथ साथ हम लोग ये भी फोकस करेंगे कि हमारा जो एमिशन है या फिर हम लोग कोयले का इस्तेमाल कम से कम करें। हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, प्लस उसके बाद यहाँ पर फोकस ये रहेगा कार्बन एमिशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा। ये सारा टारगेट अपना इंडिया खुद का एक अचीव करने की कोशिश करेगा साल 2030 तक। और इसमें मेन फोकस ये है कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम कर सकें, प्लस जो ये टेम्परेचर रेट है उसको थोड़ा सा डाउन कर सकें, ये मेन फोकस रहने वाला है। और ये सारी चर्चा COP26 के मीटिंग में भी होगी। कॉन्फ्रेंस 26 यहाँ पर CO कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 26 मीटिंग होने वाली है अक्टूबर 31 और अक्टूबर 31 से लेकर मतलब 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ये मीटिंग चलेगी। इसी बीच में काफ़ी सारा डिस्कशन हम लोग को देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है इसके अंदर क्या क्या बात हुई। प्लस उसके बाद यहाँ पर अभी जो डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन के अंदर मैंने आपको बता दिया है कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में चर्चा हो रही है। वैक्सीन के साथ साथ अफगानिस्तान की सिचुएशन के बारे में चर्चा हुई है। अफगानिस्तान की सिचुएशन मैंने आपको बता ही दिया है। कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में क्या चर्चा हुई है आपको मालूम होगा। इंडिया और यूके के बीच में अभी एक छोटा सा डिस्प्यूट हो चुका था कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर, क्योंकि यूके के अंदर एक पॉलिसी चल रही थी। यूके मतलब उन लोगों को एक तरीके से एंट्री नहीं दे रहा था जिनको कोविशील्ड वैक्सीन लगी हुई थी और वो इंडिया से बिलोंग कर रहे थे। मतलब इंडिया के लोगों को एंट्री नहीं दे रहा था, मतलब एंट्री तो दे रहा था लेकिन 10 दिन का क्वारंटीन पीरियड का रूल फॉलो करवा रहा था कि मतलब कोई भी अगर भारतीय लोग जाता है यूके के अंदर तो उसको 10 दिन के क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा। और हालांकि यहाँ पर ये सिचुएशन दूसरी कंट्री पे एक तरीके से ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहा था, मतलब यूके ने दूसरी कंट्री
कंट्री पे ऐसे कोई रूल्स नहीं लगा रखे थे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर लगा रखा था। इंडिया ने उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने भी टिट फॉर टैट किया। आपको मालूम होगा इसी प्रकार से एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था। इंडिया ने भी बोला कि अब भी यहाँ यूके से जो भी आएगा हम उसके ऊपर भी यहाँ पर ऐसा क्वारंटीन पीरियड चार्ज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। पिछले सप्ताह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी। यूके ने यहाँ पर एग्री कर लिया कि हम लोग अब कोविशील्ड वैक्सीन को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके बारे में चर्चा की गई है। आई होप आप समझ में आ गया होगा आर्टिकल के अंदर क्या क्या डिस्कशन किया गया। आर्टिकल का निचोड़ क्लाइमेट चेंज है, अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन है। तो इन 3 टॉपिक को इस पूरे आर्टिकल के अंदर कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अटेंड करने वाले हैं G20 वर्चुअल मीटिंग को। अफगानिस्तान के ऊपर यहाँ पर ये मीटिंग को अटेंड किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है वर्चुअल मीटिंग है, वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मीटिंग देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान को लेकर वापस से डिस्कशन होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर अटेंड करेंगे और 12 अक्टूबर को ये मीटिंग होने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपको अफगानिस्तान के साथ साथ और भी सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो ये मेन फोकस रखा गया है। पहले मैं आपको G20 के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो G7, G8, G20 यहाँ पर हम लोग तीनों ही बॉडीज़ को कवर कर लेंगे। आपने तीनों का नाम सुना होगा। G7 के अंदर 7 कंट्री है, G8 के अंदर 8 कंट्री है और G20 के अंदर 20 कंट्रीज़ है। G8 का आज के टाइम पर कोई रोल आपको देखने को मिलेगा, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। पहले G7 कंट्रीज़ के अंदर आपको जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे ये सातों कंट्रीज़ के ग्रुप के बारे में हमने काफ़ी बार सुना है, अभी यहाँ पर समिट भी हुई है, ये सब कुछ डिस्कशन किया है। बिल्कुल वही वाली 7 कंट्रीज़ हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो G7 कंट्रीज़ है ना, यही ग्रुप पहले G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में ये ग्रुप को G7 बना दिया गया। रशिया को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया था। रशिया को क्यों बाहर निकाला? क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का एक रीजन था क्रीमिया वाला, उसको 2014 में हथियाया, उसको एनेक्स किया, उसके ऊपर कब्जा किया। तो इसी वजह से यहाँ पर रशिया को निकाल दिया गया था साल 2014 में। कहाँ से? G8 कंट्रीज़ में से। तो निकाला तो बन गई ये G7। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब G20 के अंदर कितनी कंट्रीज़ है? तो G20 के अंदर G7 वाली कंट्रीज़ भी हैं, प्लस यहाँ पर रशिया भी है। फिर बाकी आपको ये कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। इंडिया भी यहाँ पर G20 का पार्ट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा G20 की समिट होगी, यहाँ पर वर्चुअल समिट होगी जिसमें डिस्कशन होगा, अफगानिस्तान का इशू लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस मीटिंग से पहले जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है मीनाक्षी लेखी, ठीक है, इन्होंने रिमाइंड किया है दुनिया भर को कि देखो आज के टाइम पर अफगानिस्तान क्राइसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पर अलग से काम करें अफगानिस्तान क्राइसिस को टैकल करने के लिए। प्लस G20 मीटिंग जो है अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि आने वाली है। प्लस यहाँ पर यूएस के साथ अभी आपको मालूम होगा डिस्कशन हुआ था, मतलब अफगानिस्तान को लेकर ही चर्चा हो रही है। हर बार जितनी बार भी अभी पहले कुछ मीटिंग देखने को मिली है, इंडिया ने यूएस के साथ मीटिंग करी है, वहाँ पर भी अफगानिस्तान को लेकर ही चर्चा की गई थी कि अफगानिस्तान के अंदर कैसे हम लोग पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ये फोकस रखा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर चर्चा हो रही है UNSC रिजोल्यूशन 2593 के बारे में। यहाँ पर आपको मालूम होगा जब इंडिया के हाथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी थी अगस्त के महीने में, तो इंडिया ने अडॉप्ट किया था एक रिजोल्यूशन, और उस रिजोल्यूशन का नाम था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2593। इस रिजोल्यूशन के अंदर बोला था कि अफगानिस्तान अपने कंट्री के अंदर टेररिज्म को बढ़ावा बिल्कुल भी ना दे, अपने कंट्री के अंदर आतंकवाद बिल्कुल भी ना बढ़ाए। इस रिजोल्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करी गई थी। तो आप कह सकते हो कि इसके ऊपर भी फोकस रखने की बात की गई है कि इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा। इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो अगर हम पूरे आर्टिकल का निचोड़ देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लोगे तो 100 बार अफगानिस्तान का नाम आएगा। अफगानिस्तान के बारे में रेगुलरली चर्चा की गई है कि किस प्रकार से वहाँ पर आज के टाइम पर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। प्लस यहाँ पर वेमेन के रिगार्डिंग, या फिर जो एक तरीके से आप कह सकते हो फीमेल्स के रिगार्डिंग जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है वो देखने को मिल रहा है। तो उन चीज़ों को टैकल करने के लिए यहाँ पर ये चर्चा होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर चर्चा क्या हो रही है देख पाओगे, इटली आज के टाइम पर करंट चेयर होगा G20 का, ध्यान रखना है। G20 के मीटिंग का इटली करंट चेयर है। इन्होंने डिस्कस किया है बहुत सारी सिचुएशन को। इन्होंने भी यहाँ पर काबुल के बारे में चर्चा करी है, इन्होंने भी यहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर चर्चा करी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ओवरऑल आर्टिकल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अफगानिस्तान के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर आपको मालूम है क्या नहीं है एग्जैक्टली। G20, G7, G8 हम लोग कवर कर चुके हैं। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अडानी ग्रुप टाइटन्स कार्गो मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या है आपको मालूम होगा, पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। क्यों?
क्यों? क्योंकि जो गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है वहाँ पर 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी और वो हेरोइन को पकड़ा था डीआरआई ने, डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ इंटेलिजेंस ने। और जो ये मुंद्रा पोर्ट है वो अडानी का पोर्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पे चर्चा में था। बोला जा रहा था कि अडानी पोर्ट पर इतना ये पकड़ा गया है, यहाँ पर अडानी ने मंगाया होगा या ये सारी चीज़ अडानी ग्रुप ने मंगाया होगा। ये सारे यहाँ पर आर्टिकल्स कवर किए जा रहे थे। नाउ अब अडानी ग्रुप ने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग कार्गो के मूवमेंट के ऊपर थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं। जो भी सामान कहाँ से आएगा, जो भी कार्गो आएगा ईरान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से, 15 नवंबर से जो भी सामान यहाँ पर इन कंट्रीज से आएगा उनको यहाँ पर हैंडल नहीं करेगी। इनकी जो भी एक तरीके से कार्गो है वो यहाँ पर हैंडल नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो भी इनका एक तरीके से पोर्ट है वो इस चीज़ को हैंडल नहीं करेगा, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, ठीक है। और इन्होंने पहले भी बोला था, जब भी ये 3000 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी, इन्होंने पहले भी यहाँ पर यही बोला था कि देखो यहाँ पर ये हमारा काम नहीं है इसको चेक करना, हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है। प्लस उसके बाद ये हम लोग यहाँ पर किसी भी कार्गो को चेक नहीं कर रहे हैं, ये जो भी सामान मंगा रहा है उसका सामान आ रहा है और उस पोर्ट पर आ रहा है, ठीक है। ये हमारा काम नहीं है चेक करने का, ये पहले भी स्टेटमेंट दिया गया था। अब इन्होंने उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए इन्होंने ये बोल दिया कि अब 15 नवंबर से जो भी सामान ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये जो मतलब कि हेरोइन वगैरह आ रही है, जो ड्रग्स वगैरह आ रहे हैं वो ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी सामान आएगा इन तीनों कंट्रीज से उसकी जिम्मेदारी ये नहीं लेंगे। यहाँ पर आप कह सकते हो उन कंटेनर को हैंडल यहाँ पर ये अडानी पोर्ट नहीं करेगा, ऐसा इन्होंने बोला है। मतलब थोड़ा सा जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह है वो लगा दी हैं। इसके बारे में आर्टिकल में चर्चा की गई है, ज़्यादा इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम के लिए यही है कि देख पाओगे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान से आजकल के टाइम पर सबसे ज़्यादा ड्रग्स वगैरह ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपियम का प्रोडक्शन, जो अफीम है, वो ज़्यादा जनरेट हो रही है। प्लस यहाँ पर हेरोइन वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अफगानिस्तान भी टॉप पर आता है। तो ये आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। और क्या इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 10 पर देखेंगे, यहाँ पर 2-3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बात करी गई है ओवर 2 लाख आरटीआई प्लीज पेंडिंग, मतलब कि जो 2 लाख से ज़्यादा राइट टू इन्फॉर्मेशन की प्लीज़ हैं वो यहाँ पर आज के टाइम पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको मालूम होगा कि यहाँ पर जो भी हमारे आम नागरिक हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, आप हो, मैं हूँ, सब लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो निकलवा सकते हैं। लेकिन है क्या, राइट टू की आरटीआई की प्ली फाइल करी जाती है, आरटीआई की एप्लीकेशन डाली जाती है, लेकिन यहाँ पर ये पेंडिंग रह जाती है। सरकार उसके बारे में उसके एक तरीके से रिस्पॉन्स में जवाब देती नहीं है। तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा आरटीआई प्ली पेंडिंग पड़ी है, ऐसा बताया गया। और यहाँ पर बोला गया जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि अभी स्टाफ बहुत कम है, ऐसा स्टडी बताती है। उसकी वजह से आरटीआई आज के टाइम पर सभी आरटीआई की सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत सारी आरटीआई पेंडिंग पड़ी है। इनको सॉल्व करने के लिए, इनको एक तरीके से ख़त्म करने के लिए, इनकी पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगने वाला है। ये भी आप देख पाओगे। लगभग यहाँ पे बताया गया लगभग 10 पैनल्स ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेंडिंग पड़ी हैं आरटीआई। और 10 पैनल कौन कौन से हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यहाँ सब आप डेटा देख पाओगे कब से कब तक की जो पीएलआई कितनी कितनी पेंडिंग पड़ी है। कहीं पर 74,000, कहीं पर 48,000, कहीं पर 36,000, इतनी पीएलआईज यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, एग्जैक्टली क्या होता है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आरटीआई का आपको एक बैकग्राउंड जानना जरूरी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है, कहाँ पर आता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर आता है। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी एक यूपीएससी में यहाँ पर 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मालूम होगा, राइट टू प्राइवेसी को लेकर, है ना। तो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है, मैंने आपको बता दिया कौन सा आर्टिकल में आता है हमारे संविधान में। तो 1976 की बात है, एक केस हुआ था राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर राइट टू फंडामेंटल राइट को लाने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर इसको आर्टिकल 19 के अंदर डाला गया। अब यहाँ पर आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट है उसने प्रॉपर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बनाया। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसको बनाया गया था साल 2005 में, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। साल 2005 में ये एक्ट आया। इस एक्ट के अंदर क्या बोला गया, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि हमारे ऑर्डिनरी सिटीजन्स को पावर देता है, उनको एम्पावर करता है कि वो सरकार से क्वेश्चन पूछ सकती है, आरटीआई फाइल करे और उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकती है। ऐसा यहाँ पर आरटीआई के थ्रू लोगों को पावर दी गई। लेकिन फिर भी आप देख पाओगे यहाँ पर ये दिक्कत रह जाती है क्योंकि यहाँ पर इसका जवाब दिया जाता नहीं है सरकार से, यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स में सरकार इसकी जवाब नहीं दे पाती है। आरटीआई देख पाओगे सारी पेंडिंग पड़ी है, ये एक इशू देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिटीजन को एक तरीके से एक मतलब पावर से मिल चुकी है कि वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं सरकार से।
साथ ही साथ यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो यहाँ पर पेनल्टीज़ वगैरह भी इंपोज करी जा सकती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सरकार के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप कौन कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो आरटीआई के थ्रू। सिटीजन कोई सी भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है सरकार से, कोई सी भी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर डिस्क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान में रहे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी इंडिया की सोवरेटी और इंटीग्रिटी को अगर अफेक्ट करती है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आरटीआई का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि सिटीजन्स को पावर देना कि सरकार के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकें, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखी जा सके, सरकार से हम लोग जो भी कहीं पर दिक्कत हो रही है, कोई करप्शन हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन पूछ सकें। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर सरकार उसका पलट के जवाब नहीं दे पाती है, ऐसी चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है ये बहुत ज़्यादा पहुँच चुका है आगे। अभी आरटीआई जो है लगभग 2 लाख से ज़्यादा पेंडिंग पड़ी हुई है। इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है, इनको बहुत टाइम लगने वाला है, ये आप लोग देख पाओगे। बेसिकली यहाँ पर चर्चा हुई है एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में भी। तो सीआईसी क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन आर्टिकल अगेन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सीआईसीएस को एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, सीआईसी को एस्टेब्लिश किया गया था हमारी केंद्र सरकार के द्वारा साल 2005 में, ठीक है। लगभग जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 वाला है इसी के अंडर में इस कमीशन को भी बनाया गया था, जो कि यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ों को देखेगा। उसका इसके मेंबर कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पर एक मेंबर होता है, और उसके बाद यहाँ पर लगभग आप कह सकते हो थोड़े बहुत और भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करें तो इन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती है कमेटी बनाई जाती है। कमेटी के अंदर होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, चेयरपर्सन और भी बहुत सारे लोग होते हैं। लोकसभा के लीडर जो अपोजिशन होते हैं वो होते हैं, साथ ही साथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये सारे लोग मिलकर एक कमेटी बनाते हैं। वो कमेटी रिकमेंड करती है हमारे प्रेसिडेंट को कि हाँ इस बंदे को जो है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना देना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर रिकमेंडेशन करने के बाद एट द लास्ट प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। ये आप एक आइडिया रख सकते हो। जुरिसडिक्शन की बात करें तो क्या क्या केसेस देखते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो चीफ ये जो कमिश्नर होते हैं बेसिकली इनके पास पावर है कि ये सारी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज़ को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। उनका जुरिसडिक्शन इसके अंडर में आ जाता है। टेन्योर की बात करें तो जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, साथ ही साथ कोई इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है। ये सब यहाँ पर लगभग जो अपना टर्म है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये रह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है लगभग 65 साल की इनकी एक हाईएस्ट रिटायरमेंट एज होती है, तब तक यहाँ पर ये सर्व कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर बताया गया, ओके। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से रीअपॉइंट नहीं करे जा सकते, ये भी आप लोग को एक छोटा सा आइडिया रखना है। उसके बाद पावर्स वगैरह की बात करें तो इनके पास पावर्स क्या क्या हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट आती है किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग, इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, उन्होंने आरटीआई के अंडर यहाँ पर रिक्वेस्ट जारी करी है, उसके रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट वगैरह होती है तो उस कंप्लेंट की सुनवाई यहाँ पर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर करता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। सीआईसी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि आरटीआई वाले मामले को देखती है। आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है एनजीटी के बारे में। देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नीड नॉट वेट फॉर गोडट टू सेव एनवायरमेंट। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर इसका मतलब आपको सीधा सीधा ये देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके पास कुछ पावर्स हैं। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा एक वर्ड यूज़ किया हुआ है नीड नॉट वेट फॉर गॉड, इस गोडट। वेटिंग फॉर गोडट का मतलब होता है कि मतलब कि टू डिस्क्राइब a situation where they are waiting for someone to happen, मतलब कि आप यहाँ पर वेट नहीं करोगे। मतलब एनजीटी के पास सारी पावर्स हैं। अगर एनवायरनमेंट को सेव करना है, ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर किसी चीज़ के लिए वेट मत करो, ठीक है, आपके पास पावर है। तो ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी पोजीशन आज के टाइम पर एक यूनिक पोजीशन है। इसके पास वो मोटो पावर्स है, अपने आप में कोई मुद्दा उठाना है तो वो अपने आप यहाँ पर एनजीटी उठा सकता है, ठीक है। ये वाली पावर्स हैं और इन पावर्स के तौर पर एनवायरनमेंट को बचाने का पूरा काम एनजीटी का है। तो आप इसी स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर इस आर्टिकल को ख़त्म कर सकते हो, इसके आगे मत बढ़ना। एनजीटी के बारे में और मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पर आप डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस आर्टिकल में बस लाइन में आपको यही पढ़ना है, इसके बाद खत्म करो इस आर्टिकल को। लेकिन यहाँ पर एनजीटी के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। ये एनजीटी क्या है, आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्योंकि ट्रिब्यूनल खुद एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बनाया गया था साल 2010 में, इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत के अंदर बनाया गया और भारत इसी के साथ तीसरी कंट्री बन चुका था जिसने एनवायरमेंट के लिए कुछ ऐसा काम किया। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इसी प्रकार की बॉडीज़ बनाई थी एनवायरमेंट को टैकल करने के लिए।
एनजीटी यहाँ पर मेन काम करता है, यहाँ पर हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। एनजीटी के लगभग आपका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद इसके और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऑफिस हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में। एनजीटी के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ट्रिब्यूनल के अंदर एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशल मेंबर्स, एक्सपर्ट मेंबर्स भी देखने को मिलता है। 5 साल का इनका टर्म होता है और वापस से इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता, ये आप ध्यान रख सकते हो। जो भी चेयरपर्सन होता है एनजीटी के अंदर, इसको अपॉइंट करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट बातचीत करती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, उसके बाद इनको अपॉइंट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पावर्स जुरिसडिक्शन की बात करें तो एनजीटी का मेन काम है जो एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज़ होते हैं, एनवायरमेंट रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, उनको सॉल्व करने का यहाँ पर यह एनजीटी काम करता है। इसके बारे में आइडिया रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, एनएचआरसी का स्टेटमेंट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, जो किलिंग्स ऑफ माइनॉरिटीज़ है वो आज के टाइम पर भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक थ्रेट है। मतलब कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोगों ने देखा जो भी माइनॉरिटीज़ में यहाँ पर इंक्लूड किया गया है हिंदू को, जो भी हिंदूज़ माइनॉरिटीज़ आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे लोग वहाँ पे कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे, उनके रिगार्डिंग बहुत सारी किलिंग्स देखने को मिली है, बहुत सारे लोगों को मारा गया है वहाँ पर, ठीक है, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को मारा गया है, ठीक है, क्योंकि और उसी वजह से यहाँ पर बोला गया, जो एनएचआरसी के द्वारा बोला गया कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है वो आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा खतरा आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर, ठीक है, भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर आपको खतरा देखने को मिलेगा। इससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है दुनिया भर में, ये हम लोग देख पाएंगे। तो एनएचआरसी ने यहाँ पर इशू किया है एक नोटिस, किसको, चीफ सेक्रेटरी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को जम्मू एंड कश्मीर के, इनको बोला है कि आप एक्शन लो, ठीक है, आप यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रोवाइड करवाओ, सही से इन्वेस्टिगेशन करो, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे यहाँ पर किलिंग्स हुई हैं, किस किस ने मारा है, किस किन का हाथ है इसके पीछे, और फिर उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको स्टेप्स उठाना है, एक्शन लेना है, और इनोसेंट सिटीजन्स को बचाने के लिए आपको, मतलब इनोसेंट सिटीजन्स को सेव करने के लिए आपको यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा आपको एनएचआरसी का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। एनएचआरसी क्या है? यह है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आप लोग नाम से समझ में आ रहा होगा, ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए यहाँ पर यह बॉडी काम करती है, और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एनएचआरसी ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एनएचआरसी ने अभी यहाँ पर अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी थी 12 अक्टूबर 2018 में, 25 साल हो चुके थे इस बॉडी को। और यहाँ पर जो ये बॉडी है ये क्या काम करती है? ये काम करती है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ह्यूमन राइट्स जैसे कि लोगों के पास राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, ये सारे ह्यूमन राइट्स आपको देखने को मिलेंगे। इनके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसके अंदर भी एक चेयरमैन होते हैं, 7 और भी मेंबर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चेयरपर्सन एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर एक जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको चेयरपर्सन बनाया जाता है, और इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये भी आप एक आइडिया रख सकते हो क्योंकि इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। आप देख पाओगे ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, यहाँ पर एनएचआरसी के बारे में पढ़ा, एनजीटी के बारे में पढ़ा, अभी सीआईसी के बारे में पढ़ा, ये सब आपको जब पॉलिटी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत की तो वहाँ पर आपको सब कुछ जानने को मिलने वाला है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। उसके बाद हाँ, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, यहाँ पर हमने एनएचआरसी के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या है, टर्म और रिमूवल की बात करें तो यहाँ पर किसी व्यक्ति को जो टर्म है उसका 3 साल का होता है, आपको ध्यान रखना है। इनका जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है, और लगभग यहाँ पर 70 की जो एज है वो एक लास्ट एज देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर इनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को रिमूव भी कर सकते हैं, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है, एनएचआरसी के अंदर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उसके बाद आएंगे पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, चर्चा हो रही है, रेडी फॉर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ऐसा यहाँ पर ईरान ने बोला है। ईरान ने बोला है हम लोग बिल्कुल तैयार हैं एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए, और ये एग्रीमेंट किया गया है रशिया के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन, भाई ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है? देखो, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक लंबे समय का रिलेशन होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है दो कंट्रीज़ के बीच में। आपस में जब कंट्रीज स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करती हैं तो नॉलेज को आपस में शेयर करती हैं, अपने एक्सपर्ट मेंबर्स को शेयर करती हैं, अलग अलग सेक्टर्स में मिलकर काम करती हैं, जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ, इकॉनमी, तो इन सब सेक्टर में मिलकर यहाँ पर कंट्रीज काम करती हुई नजर आती हैं। तो ईरान ने यहाँ पर रेडी हो चुका है, ईरान कह रहा है हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करेंगे, कि इसके साथ रशिया के साथ साइन करेंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो ये आप देख पाओगे, मतलब ईरान और रशिया कहीं ना कहीं अभी इनके रिलेशंस काफ़ी हद तक इंप्रूव होते हुए नज़र आने वाले हैं। तो उसके बारे में एक छोटी सी चर्चा की गई है, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा याद रखने के लिए, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। बस यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब मैंने आपको समझाने के लिए इस आर्टिकल को हाईलाइट किया था।
आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 12 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल से। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल है, यहाँ पर बात करी गई है एबिंग कोविड वेव पेस ऑफ जैब एडिंग इकोनॉमिक रिकवरी। मतलब क्या, देखो हमारी इकोनॉमी रिकवरी के बारे में चर्चा हो रही है। अब इकोनॉमी रिकवरी के बारे में क्या चर्चा हो रही है, जो इंडिया की इकोनॉमी रिकवरी है आज के टाइम पर काफ़ी तेज़ी से हो रही है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि जो कोविड की वेव है, यानी कि जो सेकेंड वेव देखने को मिला वो खत्म हुआ, उसका एंड हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे हमने वैक्सीनेशन की स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया था। फास्ट पेस्ड वैक्सीनेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई है। हम लोग काफ़ी हद तक प्री पैंडेमिक लेवल पर पहुंच चुके हैं, मतलब कि कोविड से पहले जैसे सिनेरियो था वैसे हम लोग काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं। लेकिन आने वाले टाइम पर और भी बहुत कुछ अचीव करना है, आने वाले टाइम पर हमारी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। उसी को लेकर यहाँ पर इस आर्टिकल में चर्चा की गई। एग्जाम के लिए आपको डायरेक्टली कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, तो मतलब इसको आप लोग यहाँ पर एक आइडिया रख सकते हो इसके बारे में, क्योंकि इकोनॉमी में जो टर्म्स हैं, ये जो परसेंटेजेस हैं, ये रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल हमने अभी पेज नंबर 1 पर डिस्कस किया था। आपको मालूम होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन को कर दिया है लॉन्च और उसका उद्घाटन हो चुका है। अब क्या होगा, जो वन वेब है वो यहाँ पर इसरो के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा। वन वेब किसका है, वन वेब है भारतीय एयरटेल का। मैंने आपको बताया कि इसरो के साथ अब बहुत सारी कंपनीज मिलकर काम करेंगी, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा। भारतीय एयरटेल प्राइवेट सेक्टर हो गया, उसके बाद यहाँ पर टाटा का नेल्को हो गया, और भी बहुत सारी जो सेक्टर्स काम करेंगे। तो वन वेब यहाँ पर भारतीय एयरटेल का ही यहाँ पर पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है, जो भारतीय एंटरप्राइज चेयरमैन है सुनील मित्तल साहब, मंडे में इन्होंने बोला जो स्पेस रेस है उसके अंदर अब प्राइवेट सेक्टर भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाएगा। अब क्या होगा, जो वन वेब है भारतीय एयरटेल का, वन वेब के अपने खुद के बहुत सारी सैटेलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे ऑर्बिट के अंदर। अब क्या होगा, ये अपनी सैटेलाइट्स को भेजेगा इसरो का इस्तेमाल करके। इसरो के बहुत सारे आपको जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखने को मिलते हैं। इसरो के पास कौन सा व्हीकल है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके बाद GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये जो व्हीकल है सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ऊपर ले जाकर। अब क्या होगा, जो भारतीय एयरटेल है उसकी भी सैटेलाइट्स है, उसकी सैटेलाइट्स को भी यहाँ पर इसरो लॉन्च करेगा। तो आप कह सकते हो यहाँ पर क्या है, वन वेब यूज़ करेगा इसरो के प्लेटफॉर्म को 2022 के लॉन्चेस के लिए। 2022 में जो भी लॉन्च करे जाएंगे सैटेलाइट्स उसके लिए यहाँ पर इसरो के प्लेटफॉर्म को यूज़ करने वाला है हमारा वन वेब। ये इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ओके, तो चलते हैं आगे फिर उसके बाद यहाँ पे चर्चा की गई है स्पोर्ट्स सेक्शन की। स्पोर्ट्स सेक्शन में देखो कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्शन में बड़ा इंसिडेंट पूछा जा रहा है, कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं। IPL के बारे में चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर आप लोग स्पोर्ट्स सेक्शन को अभी के लिए स्किप कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो 4-5 एडिटोरियल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक आर्टिकल ये है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में चर्चा हो रही है, डिस्कस करेंगे इसको। फिर उसके बाद यहाँ पर चर्चा हो रही है राइट टू हेल्थ के बारे में। फिर उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल में चर्चा हो रही है RBI के बारे में, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, इसमें हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ आर्टिकल हैं हमारे एक तरीके से इंडिया के नेचुरल लैबोरेटरीज़ को प्रोटेक्शन दी जा सके, इसको लेकर एक आर्टिकल कवरेज मिला है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज को लेकर एक आर्टिकल है, तो डिस्कस करेंगे सारे आर्टिकल्स को एक एक करके। यहाँ पर पहला आर्टिकल बात करता है RBI के फेलियर के बारे में। देखो अभी क्या हुआ है ना, RBI की हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आई है, और मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को कौन बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है। तो इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में मैं आपको नोट्स की फॉर्म में डिस्कशन करूंगा, नोट्स की फॉर्म में, जैसे ताकि आप लोग अपने नोट्स वगैरह बना सको। बिल्कुल डायरेक्टली टू द पॉइंट बात करेंगे आर्टिकल में ऑथर ने क्या बोला है। सबसे पहले RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को जारी किया। आर्टिकल GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा GS पेपर 3 के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमी का सेक्शन आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI ने हाल ही में रिलीज करी है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। देखो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट साल में 4 बार आती है और 4 बार यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे कंट्री के अंदर महंगाई क्या रहने वाली है, कितनी परसेंटेज पर चलेगी, बैंक रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा। तो इन सब का जो डिसीजन है वो इस रिपोर्ट के अंदर आता है। साल में 4 बार आपको ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी अक्टूबर 2021 के महीने में यहाँ पर ये रिपोर्ट लाई गई है, और आप कह सकते हो अब की बार भी क्या है, जो ज़्यादातर रेट है वो अनचेंज है, मतलब कोई बदलाव नहीं किया गया। देख पाओगे क्या क्या डिस्कशन होता है इस रिपोर्ट के अंदर। हमारे कंट्री में रेपो रेट क्या रखना है, रेपो रेट आपको मालूम होगा क्या है। रेपो रेट में क्या होता है, जो RBI है वो पैसा देता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक्स के अंदर SBI, जो भी हमारे सारे बैंक्स हो गए वो सब कमर्शियल बैंक के अंदर आ गए। तो RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक को एक इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसा देता है, एक इंटरेस्ट रेट पर पैसा देता है। उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं हम लोग रेपो रेट। तो रेपो रेट 4% रखा गया, 4% पहले भी था, ठीक है। तो यहां पर इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद यहां पर रिवर्स रेपो रेट की बात की गई। रिवर्स रेपो रेट मतलब इसका उल्टा कर दो, जब RBI बोरो करता है पैसा, जब RBI पैसा लेता है कमर्शियल बैंक से और एक इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेता है, ठीक है, इसके बदले में इंटरेस्ट पे करेगा। तो जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेता है उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखा
रखा गया, इसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले भी इतना ही था। फिर उसके बाद मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो MSF यहाँ पर 4.25% रखा गया है। बैंक रेट 4.25% रखा गया है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, चार चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई इस रिपोर्ट के अंदर। हमारे कंट्री के अंदर बैंक में ब्याज क्या मिलेगा, प्लस उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से बैंक रेट क्या होगा, प्लस उसके बाद महंगाई क्या होगी, ये सब कुछ यहाँ पर डिस्कशन इसी रिपोर्ट के अंदर होता है। तो सब कुछ पहले जैसा था वैसे चल रहा है। प्लस उसके साथ साथ इस रिपोर्ट के अंदर एडिशनल एक चीज़ बोली गई, GDP प्रोजेक्शन। ये मतलब कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, हमारी कंट्री जो GDP ग्रोथ है वो आने वाले टाइम पर ग्रो होगी, 9.5% से ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में इस आर्टिकल में भी चर्चा हुई है। इन्फ्लेशन मतलब होती है महंगाई। आरबीआई ने यहाँ पर इन्फ्लेशन को कम करके थोड़ा सा कम किया है। देखो अगस्त के महीने में 5.7% का टारगेट था, इसको कम करके 5.3% किया है, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा रेट है। तो इस आर्टिकल में जो ऊपर मेंशन किया गया है, आरबीआई इन्फ्लेशन के मामले में अभी भी फेल हो गया, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कम करने में अभी भी फेल हो चुका है। इस आर्टिकल में टू द पॉइंट बात करूं तो ये चीज़ मेंशन करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई बहुत चीज़ें मेंशन करता है, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। तो पहले आपको ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें किसने बताई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करी है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, रिपोर्ट क्या होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वेट करो। अभी मैंने आपको कुछ टर्म्स समझाई थी, रिवर्स रेपो रेट, ये हमने यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। बैंक रेट क्या होता है तो मैंने आपको ये दोनों अभी समझाया नहीं है। ठीक है, बैंक रेट क्या होता है, ये एक ऐसा रेट होता है जो कि आरबीआई चार्ज करता है जब यहाँ पे कुछ फंड देता है कमर्शियल बैंक्स को, तो उसके ऊपर यहाँ पर कुछ रेट चार्ज करता है, उसको बैंक रेट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है एक MSF यहाँ पर अपने आप में एक ऐसा पार्ट है जिसमें क्या होता है कि लगभग यहाँ पर आरबीआई काफ़ी सारा पैसा प्रोवाइड करवाता है कमर्शियल बैंक को इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा प्रोवाइड किया जाता है जब कमर्शियल बैंक के पास कोई पैसा होता नहीं है, उनके पास कोई अपने लिक्विडिटी होती नहीं है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी होती नहीं है, उस बेसिस पर यहाँ पर आरबीआई पैसा प्रोवाइड करवाता है। और वो किस रेट पर प्रोवाइड करवाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पर प्रोवाइड करवाता है। तो MSF ये अलग अलग रेट डिसाइड करे गए थे, अभी कितना कितना रेट डिसाइड किया गया मैंने आपको बताया, जितना रेट पहले चल रहा था वही रेट डिसाइड किया गया है। नाउ यहाँ पर ये सब कुछ किस में बताया गया, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये रिपोर्ट के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई की एक कमेटी है वो यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इस रिपोर्ट यही रिपोर्ट यहाँ पर तय करती है हमारे इन्फ्लेशन को। आज के टाइम पर जो हमारी महंगाई का टारगेट है वो क्या रखा जाता है, आपको मालूम होगा 4+-2 करके यहाँ पर ये महंगाई के बारे में समझाया जाता है, यहाँ पर इसके बारे में मैंशनड है। मतलब कि महंगाई जो है हद से ज़्यादा 6% हो गई, कम से कम यहाँ पर लगभग 2% होगी, इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन आज के टाइम पर आप देख पाओगे 5.3% तक का यहाँ पर टारगेट रखा गया है, मतलब महंगाई काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। ये तो हो गई हमारी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, क्योंकि यही कमेटी रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बेसिकली एक कमेटी है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और अब की बार भी बना है। ठीक है, सेंट्रल बैंक के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को यहाँ पर बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स में हमारे गवर्नर भी होते हैं आरबीआई के, और उसके साथ साथ यहाँ पर 5 अलग मेंबर्स होते हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर डिस्कशन होता है, ये 6 मेंबर मिलकर यहाँ पर तैयार करते हैं कि किस प्रकार से महंगाई होने वाली है, क्या हमें इंटरेस्ट रेट रखना है। ठीक है, और एमपीसी की जो मीटिंग है ये साल में 4 बार होती है, मैंने आपको बताया 4 बार मीटिंग होती है, 4 बार अपने ओपिनियंस यहाँ पर देते हैं। इनका मेन मकसद होता है कि कंट्री के अंदर जो एक तरीके से प्राइस रेट है उसको स्टेबल किया जा सके। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि यहाँ पर हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक बढ़ जाए, प्लस यहाँ पर प्राइस एक रीजनेबल रेट पर रखा जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से बढ़ाया जाए, ये मेन फोकस होता है। आज के टाइम पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर मैंने आपको बताया कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स आपको इस कमेटी के अंदर देखने को मिलेंगे। एक तो हमारे गवर्नर आरबीआई के खुद हैं, प्लस उसके बाद आपको ये अलग मेंबर देखने को मिलेंगे, एक है आशिमा गोयल, उसके बाद जयंत वर्मा, इधर शशांक भिड़े, इधर मृदुल सागर और उसके बाद माइकल पत्रा। तो यहाँ पर आपको ये 6 मेंबर्स देखने को मिलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो चुका है। अब आते हैं बराबर वाले ट्यूटोरियल पर। आर्टिकल में बात हो रही है नेक्स्ट स्टेप इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ। अब यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है कि अगला स्टेप एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ मिलना चाहिए। आज के टाइम पर देखो इंडिया के अंदर हेल्थ को लेकर काफ़ी बड़े क्राइसिस देखने को मिलते हैं। कोविड-19 ने यहाँ पर सारी पोल खोल दी है। कोविड-19 ने तो ये बता दिया कि हमारा हेल्थ सिस्टम कितना ज़्यादा कमज़ोर है। उसके बेसिस पर आपको एक राइट टू हेल्थ एक अलग से राइट बनाना पड़ेगा, लोगों को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, लोगों को आपको हेल्थ के रिगार्डिंग काम करना पड़ेगा।
सरकार को स्टेप उठाने पड़ेंगे, वो यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। आर्टिकल के अंदर मेंशन करा गया नोवल कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस ने यहाँ पर एक तरीके से हमें बताया कि यहाँ पर हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा कमज़ोर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेसन्स क्या सीखे हमने, लेसन्स हम लोग को यहाँ पर सीखने भी हैं और उसके रिगार्डिंग उन लेसन्स के रिगार्डिंग काम भी करना है। हमें लेसन सीखना यह है कि राइट टू हेल्थ हम लोग को लेकर चलना है सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी सारे क्रैक्स हैं जिसकी हमें भरपाई करनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन दी है हमारे कोविड-19 ने, मतलब कि कोविड-19 आया ना, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब यहाँ पर जून की बात है, मतलब इस साल जून में क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर आर्टिकल लिखा है ऑथर ने, इनको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में बुलाया गया और ताकि यहाँ पर कुछ स्टेप्स ले सकें, कुछ यहाँ पर अपने डिसीजन दे सकें कि यहाँ पर जो हेल्थ केयर है बेसिकली यहाँ पर उसको एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। उसके ऊपर इनके पॉइंट ऑफ व्यू मांगे थे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। कैलाश सत्यार्थी ये कौन है तो आप लोग देख पाओगे, ये इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है 2014 में। एडवोकेट हैं चिल्ड्रन राइट के, प्लस यहाँ पर फाउंडर हैं ग्लोबल कैंपेन ऑफ एजुकेशन एंड लॉरेट्स लीडर्स ऑफ चिल्ड्रन के। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हों को बुलाया गया था पार्लियामेंट में और इनके साथ डिस्कशन किया गया कि जो एक तरीके से यहाँ पर जो राइट टू हेल्थ है, ठीक है, इसको एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई थी, इनके साथ डिस्कशन हुआ था। अब यहाँ पर इन्होंने बताया, देखो प्राइमरी क्वेश्चन ये उठता है कि राइट टू हेल्थ का मतलब यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए क्या होना चाहिए, मतलब राइट टू हेल्थ अगर लोगों को मिल जाए तो इससे क्या फ़ायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन करने आए कि देखो राइट टू हेल्थ आपको 3 कैटेगरीज के अंदर फायदेमंद नजर आएगा। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी, एक कैटेगरी है फार्मर्स की, दूसरी कैटेगरी है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की और तीसरी कैटेगरीज है विमेन एंड चिल्ड्रन की। तो इन लोगों को यहाँ पर राइट टू हेल्थ तो मिलना चाहिए, इन लोगों को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। जो फार्मर्स हैं आज के टाइम पर हमारे प्राइमरी प्रोटेक्टर हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट है हमारे सभी लोगों के पास, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, फार्मर। हम लोग को खाना प्रोवाइड करवा रहा है, हम लोग को फूड प्रोवाइड करवा रहा है, और वही फार्मर आज के टाइम पर बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा है। बहुत सारी डिजीज़ उनको देखने को मिलेंगी एक तरीके से, और वही डिजीज़ लगातार ग्रो होती रहती है। बहुत सारे फार्मर्स बहुत बुरी तरह से बीमार आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इनको राइट टू हेल्थ यहाँ पर देने की ज़रूरत है। इनको आपको मेडिकल कॉस्ट के ऊपर आपको छूट देने की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ पर फ्री में इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हो। इनसे यहाँ पर इन सब चीज़ों से इनको बेनिफिट मिलेगा। तो पहले प्रायोरिटी पे आपको फार्मर को रखना है। यहाँ पर बोला राइट टू हेल्थ को इंप्लीमेंट करना एक तरीके से आप सिंपल तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। राइट टू हेल्थ को आप प्रोवाइड करवा सकते हो फार्मर को। दूसरी तरफ यहाँ पर रखा गया वेमेन को। वेमेन भी आज के टाइम पर आप देख पाओगे, वेमेन भी आप देख पाओगे कि आज के टाइम पर पेट्रियार्की की एक तरीके से शिकार बनी पड़ी है। पेट्रियार्की मतलब यहाँ पर मैन जो चाहता है वो डोमिनेट करना चाहता है वेमेन को, यहाँ तो मैन को ऊपर रखा जाता है। ठीक है, पेट्रियार्की आपको सोसाइटी आप आज के टाइम पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो वेमेन है, वेमेन को हम लोग राइट टू हेल्थ दे सकते हैं। वेमेन को भी राइट टू हेल्थ से काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। ठीक है, उनको भी एक तरीके से फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे। फिर उसके बाद हम लोग बच्चों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बच्चों को कैसी प्रोटेक्शन देनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लेबर की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, बहुत सारी माइंस की मतलब खानों में काम कर रहे हैं, जैसे कि कोल माइंस होती है और बहुत सारी माइंस में काम कर रहे हैं। ठीक है, ईंटों के भट्टों की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि हालांकि उन्हें स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी यहाँ पर पैसों की ज़रूरतों के चक्कर में ये सारा काम करना पड़ रहा है, और इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर बच्चों की हालत भी काफ़ी हद तक ख़राब होती है। तो उनके रिगार्डिंग भी आप उनको राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करवा सकते हो। ऐसा यहाँ पर इन्होंने बोला राइट टू हेल्थ एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक तरीके से मतलब पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए, जैसे कि फार्मर्स के लिए, वेमेंस के लिए और बच्चों के लिए यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा स्टेप हो सकता है, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस उसके बाद बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स आते हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी बहुत सारी दिक्कतें फेस करते हैं, उनको भी यहाँ पर राइट टू हेल्थ का फ़ायदा मिलना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। साथ ही साथ इन्होंने बोला चिल्ड्रन के लिए इसको सेफर बना दिया जाए। देखो यहाँ पर मैंने जैसा बताया इनकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों को एक तरीके से काफ़ी हद तक आगे निकालने का ये काम कर रहे हैं। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने लगभग यहाँ पर 1 लाख बच्चों को बचाया है चाइल्ड लेबर से। जो बच्चे चाइल्ड लेबर के शिकार बने पड़े थे उन लगभग 1 लाख बच्चों को बचाया। जब इन्होंने यहाँ पर उन बच्चों को बचाया तो ये देखा वो बच्चे काफ़ी हद तक परेशानी से जूझ रहे हैं। उन बच्चों को ट्यूबरकुलोसिस है, स्किन डिजीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, उनको सही से दिखाई नहीं पड़ता है, कुपोषण के शिकार हैं वो बच्चे, हेल्थ इंपैक्ट बहुत बुरे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं इनको चाइल्ड केयर आप दे सकते हो, और वो चाइल्ड केयर कैसे दोगे, राइट टू हेल्थ से। राइट टू हेल्थ एक तरीके से यहाँ पर एक ट्रांजिशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, जो चाइल्ड हैं उनको बचा सकेगा ये राइट टू हेल्थ, ये यहाँ पर बताया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू हेल्थ ट्रांसफॉर्म कर देगा भारत को, हेल्थ सिस्टम को तो ट्रांसफॉर्म करेगा, साथ ही साथ पीपल्स को भी काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म कर देगा। हमारे नेशन के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा राइट टू हेल्थ के रिगार्डिंग, ऐसा इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इमीडिएट आपको बेसिस पर एक तरीके से फाइनल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करवाना है। फाइनल सिक्योरिटी
सिक्योरिटी के साथ साथ आप कह सकते हो जो राइट टू हेल्थ है वो एक मीजरेबल एक तरीके से आप कह सकते हो सोल्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लोगों के पैसे बचे करेंगे, मतलब जो राइट टू हेल्थ है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह काम करेगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जब आप राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करवाओगे तो जो ट्रीटमेंट है लगभग काफ़ी हद तक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा, फ्री में ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलेगा। उससे जॉब्स वगैरह क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, जॉब्स क्रिएशन भी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ यहाँ पर सेविंग्स होंगी, फैमिली सेविंग्स बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा तो जॉब क्रिएट होंगी। तो ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो यहाँ पर राइट टू हेल्थ इंडिया के लिए वो लेगेसी हो सकता है इस सरकार के लिए। अगर ये सरकार राइट टू हेल्थ ला के आती है तो जिंदगी भर याद रखा जाएगा कि हाँ इस प्रकार का राइट टू हेल्थ लाया गया था, ऐसा यहाँ पर ऑथर के द्वारा मेंशन किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आर्टिकल में बात हो रही है प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेचुरल लैबोरेटरीज करके। तो हम लोग यहाँ पर इंडिया की नेचुरल लैबोरेटरीज को प्रोटेक्शन दे सकते हैं और देना भी काफ़ी हद तक ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया आज के टाइम पर अगर हम बात करें जियो पार्क्स के मामले में वो काफ़ी हद तक पीछे रह चुका है। एक एक करके डिस्कस करेंगे क्या क्या चर्चा हो रही है। आज के टाइम पर अगर हम बात करें इंडिया के अंदर आपको जियो डाइवर्सिटी काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स, डीप वैलीज, स्कल्प्टेड लैंडफॉर्म्स, ठीक है, कोस्ट लाइन, मिनरल स्प्रिंग, वॉल्केनो, ये बहुत सारे सॉइल टाइप्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया को, अगर हम मतलब एक तरीके से जो जियोलॉजिकल लिटरेसी की, लोगों को क्या इसके बारे में जानकारी है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर काफ़ी हद तक कमी इसकी देखने को मिलेगी। आप देख पाओगे इंडिया का जो लैंड मास है आज के टाइम पर काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। और इंडिया का अगर हम इतिहास देखें तो 100 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर आप देख पाओगे कि इंडिया जो है एक तरीके से सेटल्ड हुआ था अंडर द साउथ मार्जिन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब एशियन कॉन्टिनेंट के जो साउथ वाला साइड है वहाँ पर इंडिया सेटल हुआ था बहुत पहले। आपको मालूम होगा, मैं अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर इसके रिगार्डिंग अभी लाइन को आप लोग स्किप करो, इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो क्या बोला गया, जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं, लैंडस्केप्स हैं, ये बहुत साल पहले से देखने को मिले। मतलब बहुत साल पहले, बिलियन ऑफ ईयर्स पहले अगर हम बात करें, बहुत सारे इंसिडेंट्स क्रिएट हुआ करते थे। जैसे कि आप देख पाओगे, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो कच्छ रीजन है गुजरात के अंदर, वहाँ पर डायनासोर के फॉसिल्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं आज के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद तिरुचिरापल्ली वाला रीजन है तमिलनाडु के अंदर, वहाँ पर मेसोजोइक ओशन का टाइम था जो, ठीक है, वहाँ से ओरिजिन हुआ था। वहाँ पर भी आपको लगभग 60 मिलियन साल पुराने मैरीन फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पर पानी वाले जानवर हैं उनके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब बहुत सारे पुराने पुराने फॉसिल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या है, हम उन एरियाज को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, हम उन एरियाज को एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भारत के लिए भी। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि जो भी हमारे प्रोटेक्शन वाले प्रोटेक्टेड एरियाज है उनको बर्बाद किया जा रहा है। तो आर्टिकल में ये मेंशन किया कि आपको प्रोटेक्टेड एरियाज को और बढ़ाना पड़ेगा। जियो हेरिटेज साइट्स के बारे में चर्चा की गई है। नाउ क्वेश्चन यह है कि ये जियो हेरिटेज साइट्स होते क्या है एग्जैक्टली। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना। हाँ, गले में दर्द होने लगा। जियो हेरिटेज साइट्स यहाँ पर एक तरीके से एजुकेशनल स्पेसेस आपको देखने को मिल पाएंगे। यहाँ पर क्या है कि देखो बहुत सारे जियोलॉजिकल लिटरेसी वगैरह आपको देखने को मिलती हैं। मैंने यहाँ पर पिक्चर शेयर कर रखी है जियो हेरिटेज साइट्स की, जियो पार्क्स की। जियो पार्क्स क्या होता है? देखो, जियो पार्क एक नेशनल प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ठीक है, एक विरासत स्थल है जहाँ पर पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ जियो हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिलती हैं। मतलब आप कह सकते हो जियो हेरिटेज साइट क्या है? जो भी हमारी पुरानी विरासत स्थलें हैं। ठीक है, जब एक जगह पर बहुत सारी विरासत स्थल ऐसे देखने को मिलती हैं तो उस पूरे के पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जियो पार्क बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जियो हेरिटेज साइट के अंदर आप देख पाओगे हमारे पास पुरानी पुरानी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। भारत के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कब है, साथ ही साथ यहाँ पर गवर्नमेंट का इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। इस वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी नहीं इस पूरे के पूरे हमारे जियो मतलब जो ये हमारा पूरा का पूरा जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है इसको लेकर। ठीक है, उसका यहाँ पे बोला देखो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों के बारे में। यहाँ पर इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। हेरिटेज पार्क यहाँ पर एक ईजिली तरीका है। हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इतनी भी हमारे पास विरासत स्थल हैं उनको हेरिटेज पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं। हेरिटेज पार्क जब डिक्लेयर करेंगे तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्लस इससे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हेरिटेज पार्क जब डिक्लेयर किया जाएगा तो इससे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ सकती है। प्लस उसके बाद बोला गया आज के टाइम पर जब आप जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट देखते हो, ठीक है, हमारे प्लैनेट की अगर हम बात करें, जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है इसको सबसे पहली बार रिकग्नाइज़ किया गया था 1991 में, यूनेस्को के द्वारा इसको रिकग्नाइज़ किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली जो जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट थी वो यूनेस्को ने रिकग्नाइज़ करी थी। ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। इसके बाद बहुत सारी जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट को रिकग्नाइज़ किया गया है। लेकिन 1990s में आप देख पाओगे लगातार यहाँ पर बहुत सारे जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स को रिकग्नाइज़ किया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। इंडिया में अगर आप बात करोगे तो इंडिया में काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आज के टाइम पर बात करें तो टोटल 169 ग्लोबल जियो पार्क्स देखने को मिलेंगे 44 कंट्री के अंदर।
लगभग 44 कंट्री के अंदर 169 ग्लोबल जियो पार्क्स हैं। अगर बात करें इंडिया के पास कुछ है, तो इंडिया के पास कोई भी ऐसा जियो पार्क देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जियो पार्क तो है, लेकिन वो हम लोगों ने नेशनलाइज कर रखा है, एक तरीके से नेशनल रिकग्निशन मिला है, इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं मिला है। नेशनल रिकग्निशन मतलब हमारी सरकार ने उसको जियोलॉजिकल पार्क मान रखा है। अगर बात करें इंटरनेशनल बॉडी जैसे यूनेस्को है, इसने क्या जियोलॉजिकल पार्क माना है? तो ऐसा नहीं है। आप कह सकते हो उसको सिर्फ और सिर्फ नेशनल रिकग्निशन मिला है। तो आप कह सकते हो भारत का कोई भी ऐसा इंटरनेशनल रिकग्निशन वाला जियो पार्क देखने को मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो कि आप लोग जियो पार्क को जनरेट कर सकते हो। एक तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग यहाँ पर एक रिकग्निशन प्राप्त कर सकें, यूनेस्को के द्वारा एक रिकग्निशन हम लोग को मिल सके कि हम लोग यहाँ पर हमारे पास भी एक जियोलॉजिकल पार्क हो। कैसे होगा वो आप लोग प्रोडक्शन प्रोवाइड करवा सकते हो। आज के टाइम पर होता क्या है, आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कह रहा हूँ। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, बहुत सारा एक तरीके से डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है बहुत सारे एरियाज़ पर। अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारी विरासत स्थल हैं, बहुत सारी पुरानी पुरानी विरासत स्थल हैं जो कि बर्बाद होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उनको एक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। कहीं कहीं पर आप कह सकते हो जो हमारी बहुत पुरानी विरासत स्थल है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, 65 मिलियन साल पुराना यहाँ पर एक एरिया है, ठीक है, और 65 मिलियन साल पुराना वाला यह जो एरिया है, वहाँ पर एक तरीके से आप लोग रेलवे लाइन निकाल ले हो, और वहाँ पर डायनासोर के फॉसिल्स हैं, वहाँ पे आप रेलवे लाइन निकाल ले हो। तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो उन सारे जो भी हमारी पुरानी चीज़ें उनको आप बर्बाद कर रहे हो। उसी प्रकार से यहाँ पर एक बोला गया है, एक एरिया आपको देखने को मिलेगा, नेफ्लिन सेनेट करके एक रॉक है, ठीक है, एक यूनिक रॉक पाई जाती है नेफ्लिन सेनेट करके, और ये कहाँ पर पाई गई है, ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगी। इसको भी बर्बाद कर दिया गया है, इसको बर्बाद कर दिया गया, एक प्रोजेक्ट लगा दी गई, रोड को चौड़ा करा गया, उस रॉक को बर्बाद कर दिया गया। ये भी हमारी पुरानी चीज थी, विरासत स्थल है। लोनर इंपैक्ट क्रेटर की बात करें तो लोनर इंपैक्ट क्रेटर आपको देखने को मिलेगा बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर, सॉरी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो हेरिटेज साइट है, इसको भी एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस मिला हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें, ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं खतरे में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब जो भी चीज़ें हमारी वो बर्बाद हो रही हैं, हमें बर्बाद करने की बजाय उनको एक प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने इस चीज़ को मेंशन किया गया है। ऑथर ने इस चीज़ को मेंशन किया है। तो ये एक फोकस रखना है हम लोग को, ताकि हम लोग यहाँ पर जियो कंजर्वेशन लेजिस्लेशन के ऊपर काम कर सकें, ठीक है। एक तरीके से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जियो हेरिटेज साइट्स को, उसके लिए आपको एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस के तौर पर क्या कर सकते हो, इन जितने भी जियो कंजर्वेशन एरियाज़ हैं वहाँ पर आप लोग अच्छे से एक्ट वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हो, लॉज एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बेसिस पर यहाँ पर आप लोग अपने फ्रेमवर्क्स को बना सकते हो, और फिर उसके बेसिस पर हम लोग अपने जो भी हमारे जियो हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये इस आर्टिकल में मैंशन किया गया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्या यहाँ पर आर्टिकल में बताया गया। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात हो रही है टेकलिंग द क्लाइमेट क्राइसिस करके। यहाँ पर चर्चा हो रही है आज के टाइम पर, आप देख पाओगे कि जो क्लाइमेट चेंज है वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की। इन्होंने अपनी छठी असेसमेंट रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि पूरे दुनिया में जो गर्मी है लगातार बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग तेजी से इंक्रीज हो रहा है। इन्होंने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी थी। आईपीसीसी की रिपोर्ट ने वार्न किया इंडिया को भी कि इंडिया के अंदर आपको हीट वेव्स वगैरह काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी। उसके बाद ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 की बात करें तो इसके अंदर भी इंडिया की 7th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री के अंदर आया है। क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी आपको देखने को मिलेगी, मतलब इंडिया के अंदर भी आपको क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके लिए यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इंडिया आज के टाइम पर टारगेट कर रहा है, इंडिया के पास बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जैसे इंडिया यहाँ पर हाइड्रोजन मिशन के ऊपर काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इंडिया ने भी हाल ही में शून्य प्रोग्राम को लॉन्च किया है। यहाँ पर जो भी एक तरीके से डिलीवरी होती है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, वो जो डिलीवरी होती है वहाँ पर जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे, ये शून्य प्रोग्राम के अंदर बताया गया है। तो इंडिया कहीं ना कहीं क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहा है, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ आपको 2-4 चीज़ों पर और ध्यान देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर और चीज़ों पे क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, जैसे इंडिया और भी चीज़ें कर सकता है। पहली चीज़ क्या कर सकता है, इंडिया यहाँ पर और प्रिपेयर हो सकता है क्लाइमेट चेंज के लिए। अपने यहाँ पर हम लोग एक डेटा ले सकते हैं, ठीक है, हम लोग अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब मान लो कोई क्राइसिस आने वाला है, कोई भी यहाँ पर क्राइसिस आने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं नेचुरल डिजास्टर का, कोई अर्थक्वेक आने वाला है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो कि पहले से हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हाँ यहाँ पर अर्थक्वेक आने वाला है। तो ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम की हमें और भी ज़रूरत है, ताकि हम लोग क्या कर सके, ऐसे क्राइसिस को बचा सके। और ऐसे ही हम लोग को क्लाइमेट चेंज के लिए भी काफ़ी हद तक ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग को एक वार्निंग मिले और उसके रिगार्डिंग हम लोग काम करते रहें, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने
यहाँ पर बोला गया फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाएं, मतलब ऐसी मार्केट के ऊपर काम करें जहाँ पर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हों। मतलब आज के टाइम पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक खतरा पहुँचाते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट का यूज़ ना किया जाए, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज़ किया जाए। दूसरा स्टेप हम लोग ये उठा सकते हैं। तीसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन करे, जो भी हमारी क्लीन टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर पार्टिसिपेट करे। प्राइवेट सेक्टर भी अपना इन्वेस्टमेंट करे एग्रीकल्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। मतलब प्राइवेट पब्लिक दोनों मिलकर काम करें। उसके बाद मतलब नेक्स्ट इन्होंने बोला कि यहाँ पर हम लोग को ज़रूरत है कि हमारे अपने जंगल को बचा सकें। ठीक है, हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग अपने फॉरेस्ट को बचाएं, अपने मैंग्रोव एरिया उसको बचाएं, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज से टैकल कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर पेड़ ही हैं जो कि हम लोग को बचा सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज से। पेड़ यहाँ पर सारी की सारी गर्मी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हम लोग को फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरी है। ये यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बोला कि आप लोग को बहुत सारी और भी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स चलानी पड़ेगी। ठीक है, और भी आप लोग सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स चला सकते हो जो कि क्लाइमेट प्रूव्ड हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम लोग अपने यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स है उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक तरीके से आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बोला कि आप हम लोग लगातार एक तरीके से कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटर कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को, और इनको क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करने के बाद जो भी एक्शन लेने हैं वो हम लोग एक्शन ले सकते हैं। तो लगातार आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, लगातार आप इनको इसके ऊपर निगरानी रखो, और जो भी जैसे जैसे यहाँ पर सिचुएशन ख़राब होगी उसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा अच्छे से स्टेप उठाना होगा क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है, ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पर हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर और अच्छे से काम कर सकते हैं, वो यहाँ पर ऑथर ने मेंशन करने की कोशिश की है। ओके, उसके बाद एक लास्ट एडिटोरियल है। लास्ट एडिटोरियल यहाँ पर बात करता है ये वाला, द येस और नो करके। देखो यहाँ पर मैं आपको टू द पॉइंट बात कर बताता हूँ। इस आर्टिकल में कोई ऐसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे बात करी जा रही है कि देखो पेगासस स्पाईवेयर के बारे में चर्चा हो रही है। यहाँ से यहाँ तक तो पेगासस स्पाईवेयर के बारे में समझाया गया। आप लोगों को मालूम होगा इजरायली एनोसो ग्रुप कंपनी है, इसराइल की कंपनी है जिसने यहाँ पर ये पेगासस स्पाईवेयर को बनाया था। ये जासूसी के लिए स्पाईवेयर को बनाया गया। इस स्पाईवेयर का आज के टाइम पर बहुत सारी सरकारें इस्तेमाल कर रही हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया है या नहीं किया है इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसी को लेकर चर्चा हो रही है। यहाँ पर कोर्ट को क्या करना चाहिए, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उससे उसको यहाँ पर पूछना चाहिए, उसको सरकार से पूछना चाहिए कि सरकार ने पेगासस को इस्तेमाल किया है या नहीं। यस और नो, द कोर्ट मस्ट आस्क अबाउट पेगासस। इतना सा ये आर्टिकल है। मतलब यहाँ पर एक सिंपल सा आप पूछ लो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। पेगासस स्पाईवेयर का सरकार ने इस्तेमाल किया है इस जासूसी वाले स्पाईवेयर का या नहीं। तो यहाँ पर इसके बारे में एक ऑथर ने बोला है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर मांगो यस और नो में, क्योंकि लंबे समय से मुद्दा खिंच रहा है, अभी तक यहाँ पर कोई इसका सोल्यूशन निकल कर नहीं आया। 3 महीने से लगातार पेगासस स्पाईवेयर के बारे में चर्चा हो रही है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लगभग बोला गया, देखो पेगासस स्पाईवेयर बहुत सारे लोगों के फ़ोन में पाया गया, और ये कोई नई बात नहीं है। 2018, 2019, 2020 अलग अलग में जगह पर आप अलग अलग साल में देख पाओगे लगातार ऐसे करके जासूसी का इस्तेमाल किया गया, अलग अलग यहाँ पर स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया, ये यहाँ पर बताया गया। उसके बाद बोला गया एक तरीके से बहुत सारे पार्लियामेंट के लोग देखने को मिलेंगे, बहुत सारे मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे, ऑफिशियल मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे, उन सबके फ़ोन के अंदर पेगासस स्पाईवेयर पाया गया है। और इस स्पाईवेयर में होता क्या है, इस स्पाईवेयर के अंदर क्या होता है, अगर किसी के फ़ोन में यह स्पाईवेयर चला जाता है, ये सॉफ्टवेयर मतलब चला जाता है, तो उस व्यक्ति की जासूसी की जा सकती है, उस व्यक्ति के फ़ोन का डेटा निकाला जा सकता है, ये आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह बोला गया कि देखो आज के टाइम पर क्या है कि लगातार ये हमने देखा 2021 में फिर से ये पेगासस स्पाईवेयर का इंसिडेंट देखने को मिला है। लगातार जब से यहाँ पर हेयरिंग सुनवाई आ रही है कि लगभग ये दूसरी हेयरिंग हो गई, तीसरी हेयरिंग हो गई, अभी यहाँ पर छठी हेयरिंग चल रही है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आपने अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया है। सरकार ने इस्तेमाल किया है पेगासस स्पाईवेयर का या नहीं किया है, इसके बारे में आप लोग को एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मांगनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लंबा समय लगा दिया यहाँ पर। तो सीधा सीधा आपकी बार सरकार से ये पूछना पड़ेगा कि यस और नो में या आंसर दो, जिससे हम लोग को एक क्लैरिटी मिल सके। ये यहाँ पर बोला गया है। फिर लास्ट डेट यहाँ पर जो हेयरिंग है सितंबर 13 की अगर हम बात करें, कोर्ट ने फिर से इंडिकेट कर दिया, मतलब 13 सितंबर को इसकी एक लास्ट हियरिंग हुई थी, छठी बार यहाँ पर सुनवाई हुई इस केस की। उसके बाद कोर्ट ने बोला हम एक कमेटी बनाएंगे। अब आप कमेटी बनाओगे, इतनी बार सुनवाई करने के बाद आप अपने कमेटी बना दिए। कमेटी बनाने के बजाय एकमात्र सोल्यूशन ये है कि आप लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट पर थोड़ा सा जोर डाल कर पूछ लो, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग सारे स्टेप्स उठा सकते हैं। तो उसके बारे में इस आर्टिकल मेंशन किया गया है। आई होप आपको आर्टिकल क्लियर हो चुका होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी नहीं, वही पेगासस स्पाईवेयर को लेकर चर्चा की गई है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी थी मैंने क्लियर कर दिया पहले ही, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो गाइस इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।